नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाईएम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, आज हम मैट्रिसेस का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, जिसमें हमें पढ़ना है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो अब बच्चों शुरू करते हैं। प्रोडक्ट पे जाने से पहले हम डॉट प्रोडक्ट जान लेते हैं, दो वेक्टर का क्या होता है। तो पहले वेक्टर क्या होता है बच्चों, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब हमें पता है एक्स वाई प्लेन पे हम किसी पॉइंट को कैसे मार्क करते हैं। अगर मेरा ये डिस्टेंस एक्स यूनिट है और ये डिस्टेंस वाई यूनिट है तो ये पॉइंट बन जाएगा पी एक्स कॉमा वाई, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, एक्स डिस्टेंस वाई डिस्टेंस। तो वेक्टर के लिए बच्चों जब हम डायरेक्शन मेंशन करते हैं तो एक्स डायरेक्शन की जो होती है उसे हम आई कैप से डिनोट करते हैं। आई कैप बताता है कि हम एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। जे कैप बताता है हम वाई डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जैसे मैंने लिखा 2 आई कैप, तो इसका मतलब है मैं 2 यूनिट एक्स डायरेक्शन में मूव कर गया। मैं लिखूँ 3 जे कैप, इसका मतलब है 3 यूनिट में वाई डायरेक्शन में मूव कर गया। -4 जे कैप, इसका मतलब है नेगेटिव, मतलब नीचे की तरफ में वाई एक्सिस के लॉन्ग 4 यूनिट मूव कर गया। तो अगर मेरा कोई पॉइंट है प्लेन पर एक्स कॉमा वाई जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई हैं, तो इसका मतलब है मैं एक्स यूनिट एक्स डायरेक्शन में और वाई यूनिट वाई डायरेक्शन में गया, तो ये एक मेरी डायरेक्शन बन गई ओ से पी की तरफ। ये जो डायरेक्शन बन गई ओ पी, तो इसको हम वेक्टर में ऐसे लिखते हैं बच्चों, ओ पी इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। तो ये हमारा वेक्टर है एक 2D प्लेन में, एक्स वाई में प्लेन में। अगर प्लेन हमारा अगर हम स्पेस में हैं 3D स्पेस में जिसमें हमारा z एक्सिस भी होता है, तो x एक्सिस के लिए तो बच्चों हम आई कैप यूज़ करते हैं, y के लिए हम j कैप यूज़ करते हैं और z के लिए हम k कैप यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर हम किसी वेक्टर को बच्चों ऐसे दिखाते हैं, r एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। ये है इसका मतलब x डायरेक्शन में x यूनिट मूव हुए, y डायरेक्शन में y यूनिट और z डायरेक्शन में z यूनिट। अगर हम इसे कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखें तो केवल हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट की फॉर्म में, और ऐसे भी लिख सकते हैं x y z। अब याद करो ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। हमने क्या पढ़ा था, कॉलम मैट्रिक्स, सॉरी ये एक रो मैट्रिक्स है। हमने ये पढ़ा था जिसमें केवल एक रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम ये देख सकते हैं एक रो मैट्रिक्स को हम वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी रो मैट्रिक्स वेक्टर की फॉर्म में लिखी जा सकती है। अगर उसमें 2 एलिमेंट हैं तो हम बोलते हैं 2D स्पेस में, 3 एलिमेंट है तो 3D स्पेस में, 4 एलिमेंट है तो 4D स्पेस में, 5 एलिमेंट है तो 5D स्पेस में। अब आप बोलोगे 5D और 4D क्या होता है, 3D तो पता है बच्चों। सिर्फ हम यहाँ पे स्पेस को ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि कितने एलिमेंट हैं। फिलहाल हमें 3 से आगे नहीं जाना। तो अब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है वेक्टर का। सपोज हमारे पास एक वेक्टर है a इक्वल टू a1i a2j a3k, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a1 a2 और a3, ठीक है। ब्रैकेट हम ऐसा भी लगा सकते हैं और वैसा भी लगा सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं नोटेशन के लिए। और ये हमारा एक दूसरा वेक्टर हो गया b1 b2 और b3, ठीक है। ये हमारा दूसरा वेक्टर हो गया। अब इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है हम उसे ऐसे लिखते हैं a डॉट b, और ये निकालते कैसे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, a1 को b1 से मल्टीप्लाई कर दो, a1 b1 आई नहीं लिखना, प्लस a2 b2 मतलब कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई कर दो, प्लस a3 b3। इस तरीके से सिंपल a1 b1 a2 b2 a3 b3। तो इसे बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। सिंबॉलिकली हम इसे थोड़ा सा अच्छा करने के लिए ऐसे लिखते हैं कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर हैं तो बच्चों हम एक वेक्टर को तो ऐसे लिखते हैं रो की फॉर्म में a1 a2 a3, और दूसरे वेक्टर को हम कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं b1 b2 b3, ठीक है। और इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, देखो ये एलिमेंट कितने हैं 1 2 3, ये एलिमेंट कितने 1 2 3, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं कैसे, a1 b1 a2 b2 a3 b3। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। तो हम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हमारे रो के कॉरस्पॉन्डिंग है, ये हमारे कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग है। यही फाउंडेशन बनेगा मैट्रिक्स के प्रोडक्ट की, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, ठीक है। तो अब मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमें कैसे निकालना है उस पर आ जाते हैं। अब हमें डॉट प्रोडक्ट पता है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए और बी। ए एक मैंने मैट्रिक्स ले ली 2 1 3 4 1 0, और एक और मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली बच्चों बी
2 1 0 1 -1 2, ये मैंने दो मैट्रिक्स ले ली। ठीक है, अब मेरे को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, a इंटू बी निकालना है। तो a इंटू बी कैसे निकालेंगे? इसमें कितनी रो है? R1 और R2। इसमें कितने कॉलम हैं? C1 और C2। तो जो मैट्रिक्स निकलेगी बच्चों A मल्टीप्लाई B, वो ऐसे निकलेगी R1 C1 R1 C2 R2 C1 और R2 C2, इस तरीके से निकलेगी। R1 C1 का क्या मतलब है? जो पहली रो है R1, उसको C1 से डॉट प्रोडक्ट लो। R1 अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो R1 मेरी पहली रो है 2 1 3, ठीक है, और C1 जो है मेरा दूसरा, ये इसका कॉलम है, ये है 2 0 -1। तो अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखूं तो 2 2 जा 4, 1 0 जा 0, 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा बच्चों 4 + 0 -3, है ना। R1 इंटू C1, R1 इंटू C1। इसी तरह R1 इंटू C2, इस वाली को अब इससे करेंगे तो 2 1 जा 2, ये दूसरी है, पहली खत्म हो गई, R1 C1 खत्म हो गया, R1 C2 ऐसे चलेगा। 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, डॉट प्रोडक्ट ही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। 3 2 जा 6। सिमिलरली ये खत्म हो गया, दूसरी रो पे है तो दूसरी रो में नीचे चलेंगे, R2 C1 दिस इंटू दिस, 4 इंटू 2 8, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू -1 एंड सिमिलरली R2 C2 दिस इंटू दिस, 4 + 1 + 0। तो ये हमने ऐसे लिख दिया, ये R1 और C1 का डॉट प्रोडक्ट होता है पहला, दिस इंटू दिस, फिर दिस इंटू दिस सेकेंड वाले का, और फिर जब सेकेंड रो में जाएंगे R2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नीचे आ जाएंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों? 4 में से 3 गया 1, ये आ जाएगा 7 8 9, और ये आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा 5। तो ये हमारा A मल्टीप्लाई B है। ये क्या है? A मल्टीप्लाई B, AB बोलेंगे इसे। तो AB की वैल्यू इतनी आई। इसी तरह हम अगर BA निकालना चाहें, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऑर्डर का ध्यान रखेंगे। अब मैं BA निकालना चाहता हूं, तो BA में देखो क्या है। अगर मैं BA निकालना चाहता हूं तो मैं B को पहले लिख देता हूं, B की रो, पहली रो ये है, तो मैं इस रो को अगर लिखूं 2 1, और A का कॉलम लिखूं, A का कॉलम क्या है? A का कॉलम भी ये है 2 4, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दूं। तो अब मेरे को चलना है, इस A को उठा के मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 1 3 और 4 1 0, ठीक है। तो अब हमें कैसे चलना है? अब हमें B की रो से A के कॉलम, रो इंटू कॉलम, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम पे चलना है। तो 2 इंटू 2 1 इंटू 4, क्योंकि पहली रो चल रही है, B की पहली रो चल रही है, तो पहली रो जब भी मल्टीप्लाई होगी तो सारे एलिमेंट पहली रो में आएंगे। तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 4 4, तो रो और कॉलम, पहली रो मल्टीप्लाई हो गई पहले कॉलम से, खत्म। अब पहली रो चलेगी दूसरे कॉलम पे, तो 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, ये दूसरी रो, ये पहली रो दूसरे कॉलम से हो गई। अब पहली रो तीसरे से चलेगी, 2 3 जा 6 और 1 0 जा 0, ये खत्म हो गई। तो पहली रो खत्म हो गई, ये मैंने इसलिए लिखा है, अभी हमें कुछ नोट करना है यहाँ पे। अब दूसरी रो की बारी है, तो दूसरी रो में चलेंगे, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 4 4, तो +4, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1 +1, 0 इंटू 3 0, 1 इंटू 0 0। तो ये दूसरी रो को भी हमने R2 C1 R2 C2 R2 C3, R2 का काम खत्म। अब R3 की बारी है, तो जब R3 की बारी है तो थर्ड शुरू होगा, -1 इंटू 2 -2, +4 2 जा 8, ठीक है, ये इससे हो गया खत्म। अब ये इससे होगा, तो -1 इंटू 1, 2 इंटू 1 2, -1 इंटू 3 और 2 0 जा 0। तो ये कितना आया बच्चों आंसर? ये आएगा 8 3 6 4 1 0 10 1 और -3। तो ये हमारा BA आया, और AB कितना आया था ये? तो देखो कितना फर्क है, ये हमारी 2/2 की मैट्रिक्स आई थी और ये हमारी 3/3 की मैट्रिक्स आई है, दोनों इक्वल नहीं आई है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है, मैट्रिक्स प्रोडक्ट
इज नॉट कॉम्यूटेटिव इन जनरल, कॉम्यूटेटिव इन जनरल। कहने का मतलब है कि जो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होता है दैट इज ए बी नॉट इक्वल टू बी ए ऑलवेज। मतलब ए बी और बी ए हमेशा बराबर होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। अगर बराबर होते हैं तो उसे कॉम्यूटेटिव बोलते हैं हमेशा, है ना। नंबर में हम क्या देखते थे, 2 इंटू 3 हमेशा 3 इंटू 2 के बराबर आता है। तो नंबर तो कॉम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई करते हैं, तो नंबर्स का प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, लेकिन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो पहली चीज। दूसरी चीज, हम दो मैट्रिक्स को क्या हमेशा मल्टीप्लाई कर सकते हैं? दो मैट्रिक्स को क्या हम हमेशा मल्टीप्लाई कर सकते हैं? ये भी क्वेश्चन हो सकता है। अगर कर सकते हैं तो कब कर सकते हैं? जैसे मैं इसी एग्जाम्पल में इस मैट्रिक्स बी को मैं सपोज ऐसा कर देता, 4 3 1 6 ऐसे कर देता मैं। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे, इसकी पहली रो हम क्या करते हैं, रो को मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम से। तो मैं पहली रो लिख लेता हूँ, देखो ए की मैंने रो लिख ली और बी का मैं कॉलम लिख लेता हूँ। अब मैं अगर इन्हें मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो 2 इंटू 4 ठीक है, 1 इंटू 1, लेकिन एक एंट्री कम पड़ गई। यहाँ पर एक एंट्री क्या पड़ गई, कम पड़ गई। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पर ए बी को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, ए बी यहाँ पर डिफाइन नहीं है। तो इस केस में बोलेंगे ए बी नॉट डिफाइन। भाई ये निकल ही नहीं सकता, नॉट डिफाइन और नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा या डिफाइन नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पर एक एंट्री कम पड़ गई, मतलब यहाँ पर एक और एंट्री होनी चाहिए थी। यहाँ पर क्या होनी चाहिए थी, नीचे एक और एंट्री होनी चाहिए थी। तो यहीं से हमारा एक ऑब्जर्वेशन आएगा। वो ऑब्जर्वेशन क्या आएगा? ऑब्जर्वेशन ये होगा बच्चों, जितनी एंट्री ऐसे हैं यहाँ पर, जैसे ये है पहली एंट्री, ये है दूसरी एंट्री, ये है तीसरी एंट्री, उतनी ही यहाँ पर होनी चाहिए, 1 2 3, तभी बात बनेगी, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। जितनी एंट्री ऐसे में है इतनी ही एंट्री ऐसे में होनी चाहिए। अगर मुझे ए का प्रोडक्ट बी के साथ निकालना है तो ए में जितनी एंट्री ऐसे में है और कितनी होंगी ये एंट्री, ये किसके बराबर होती है? ये पहले कॉलम को दिखाता है, ये दूसरे कॉलम को दिखाता है, ये तीसरे कॉलम को दिखाता है। और ऐसे में अगर जाएं तो ये पहली रो को दिखाता है, ये दूसरी रो को दिखाता है, ये तीसरी रो को दिखाता है। तो जो नेसेसरी कंडीशन है मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई होने की वो ये है कि अगर मुझे ए इंटू बी निकालना है तो इस ए में जितनी एंट्री ऐसे में है, मतलब जितने कॉलम हैं वो रो के बराबर होनी चाहिए बी के। तो अब हम एक रिजल्ट लिखने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि इफ ए कोई हमारी मैट्रिक्स है, ए आई जे, हम मैट्रिक्स को ऐसे लिखते थे m इंटू एन, और बी कोई हमारी मैट्रिक्स है बी आई जे p इंटू क्यू। ये सब मैं बता चुका हूँ कि ये m और n क्या होते हैं और ये p और q क्या होते हैं। फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, m होता है रोज इन a, नंबर ऑफ रोज, a में कितनी रोज हैं, और n होता है नंबर ऑफ कॉलम, ए में कितने कॉलम हैं। पहला वाला बताता है ए में कितनी रो है, दूसरा वाला बताएगा ए में कितने कॉलम है। इसी तरह ये पहला वाला बताएगा ए में कितनी रो है, क्यू बताएगा बी में कितने कॉलम हैं। और हमने यहाँ से ये देखा है अगर मुझे ए इंटू बी करना है तो ये तभी निकल सकता है, ये तभी एग्जिस्ट होता है जब ए में जितने कॉलम हैं बी में उतनी रोज होनी चाहिए। तो यहाँ से हम लिखेंगे अगर a इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है और b इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है देन ए बी इज डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब है कि वो ए बी इज डिफाइंड या एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा। हम उसे निकाल पाएंगे इफ एंड ओनली इफ, कब निकाल पाएंगे, जब a में जितने कॉलम हो, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, पहले वाले के कॉलम, अगर मुझे ए बी निकालना है ए बी, तो पहले के कॉलम दूसरी की रो के बराबर होने चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, दैट इज ए में कितने कॉलम हैं, एन कॉलम है, तो एन इक्वल टू बी में कितनी रोज हैं, पी। तो ये कंडीशन है बच्चों दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की, कि पहले के कॉलम दूसरी के रो के बराबर होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये पहला रिजल्ट है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये बताओ एक मैट्रिक्स है आपके पास ए,
4 क्रॉस 2 की, AIJ यहाँ लिख दिया उसने 4 क्रॉस 2 की। और एक और मैट्रिक्स देती BIJ, ये इसने बोल दिया 3 क्रॉस 2 की। और आपसे बोला क्या AB एग्जिस्ट करता है, AB एग्जिस्ट, AB निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, सिर्फ इतना पूछा। तो आपको क्या देखना है, ये दूसरा वाला इसके पहले के बराबर है कि नहीं। तो 2 नॉट इक्वल टू 3, ये दोनों बराबर नहीं है, देयरफॉर AB डज नॉट एग्जिस्ट, AB एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब A इंटू बी नहीं निकाल सकते। तो किन्हीं दो मैट्रिक्स के लिए ऐसा भी हो सकता है कि हम AB ना निकाल पाएँ। उल्टा करते हैं, पूछेगा BA एग्जिस्ट, क्या BA एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा AB तो नहीं निकाल सकते, तो क्या BA निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो उसके लिए क्या करना है, B पहले है तो B के कॉलम A की रो के बराबर होने चाहिए। तो B को मैं पहले लिख लेता हूँ भाई, B क्या थी, B थी मेरी 3 इंटू 2 की, और A थी मेरी 4 इंटू 2 की। तो क्या BA एग्जिस्ट करेगा। तो कॉलम कितने हैं B के कॉलम फिर किसके बराबर होने चाहिए, A की रो के, ये भी बराबर नहीं है, तो ये भी नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, है ना। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे। बच्चों मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इसमें हमें दो मैट्रिक्स दिए हैं A और B, ठीक है। तो हमें ये पूछा है कि AB एंड BA निकालो अगर एग्जिस्ट करता है। तो देख लेते हैं, जब भी आपको मैट्रिक्स दिए तो यहाँ पे इसका ऑर्डर लिख लो। ये 2 बाय 2 की मैट्रिक्स है, 1 रो 2 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम, जितनी रो और कॉलम लिख लेते हैं। तो रो 2 हैं, कॉलम भी 2 हैं। इसमें कितनी रो हैं, 1 और 2, 2 रो, कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम है। ये 2 बाय 3 की है। तो A में कितनी रोज हैं, 2, A में कितने कॉलम हैं, 2, देखो 2 कॉलम है। B में कितनी रोज हैं, 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम इन A इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन B। ये दोनों बराबर है, A के कॉलम B के बराबर है, देयरफॉर AB एग्जिस्ट, AB एग्जिस्ट। तो AB तो निकल जाएगा, तो पहले AB ही निकाल लेते हैं। अब निकलेगा कैसे बच्चों, निकालने का तरीका सिंपल है, A की रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 3 15 प्लस 4 इंटू 6 24। तो पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, खत्म। अब पहली रो दूसरे से होगी, तो इधर चलना है क्योंकि पहली रो की बात हो रही तो इधर चलेंगे। तो 5 इंटू 5 25 प्लस 4 इंटू 8, 8 4 जा 32, खत्म हो गया। ये भी इससे मल्टीप्लाई होगी। अब पहली रो किससे मल्टीप्लाई होगी, पहली रो थर्ड कॉलम से होगी। तो 5 1 जा 5 और 4 4 जा 16। तो पहली रो हमने मल्टीप्लाई करती है। तो जब पहली रो मल्टीप्लाई होती है तो पहली रो ही रहती है ऊपर, ठीक है। अब दूसरी रो की बारी है, तो दूसरी रो यहाँ से शुरू होगी। 2 3 जा, दूसरी रो इससे मल्टीप्लाई होगी, 2 3 जा 6 प्लस 3 6 जा 18, ठीक है, खत्म हो गया। ये दोनों इससे मल्टीप्लाई हो गया। 2 5 जा 10 प्लस 3 8 जा 24, ये भी खत्म हो गया। 2 1 जा 2 प्लस 3 4 जा 12, ये हो गया। तो ये हमारा आंसर कितना आएगा, 15 और 24 को ऐड कर देंगे तो 39 आ गया। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 57 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 21 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दिया 24, इन दोनों को ऐड कर दिया 34, इन दोनों को ऐड कर दिया 14। इसमें एक चीज़ नोट करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 1 2, 2 रो हैं, कॉलम कितने 1 2 3। तो ये अच्छा बच्चों, यहाँ पे मैं AB को ऐसे लिखता हूँ। पहले यहाँ A का ऑर्डर कितना था, 2 बाय 2, ठीक है। B का ऑर्डर कितना था, 2 बाय 3, और जो नई मैट्रिक्स आई उसका ऑर्डर कितना है, 2 बाय 3। तो जो नई मैट्रिक्स आती है उसका ऑर्डर क्या होता है, इस नंबर को छोड़ दो, इस नंबर को छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दो, जो बचेगा वो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा। तो 2 बाय 3 की आएगी नई मैट्रिक्स, मतलब जो नई मैट्रिक्स आएगी उसमें 2 रो और 3 कॉलम होंगे। जैसे आपको बोले एक मैट्रिक्स है, ये बच्चों छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन है जो हमें पता होनी चाहिए और इनसे बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट बनते हैं, आगे क्वेश्चन होते हैं। ए हमें कोई बोल दे 5 बाय 7 की मैट्रिक्स है और बी बोल दे 7 बाय 8 की मैट्रिक्स है। तो जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 5 इंटू 8। तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी AB उसका ऑर्डर होगा 5 इंटू 8 का, मतलब उसमें 5 रो और 8 कॉलम
होंगे। ठीक है, 5 रो और 8 कॉलम होंगे। तो यहाँ पे हमने ए बी पूछा था, ए बी निकल गया, ए बी एग्जिस्ट भी कर रहा था। अब हमें बी ए देखना है। तो बी ए के लिए क्या है, बी का अगर हम ऑर्डर देखें तो बी का ऑर्डर है 2/3 और ए का ऑर्डर है 2/2। तो ये जो लास्ट वाली एंट्री है फर्स्ट वाली के बराबर होनी चाहिए, जो लास्ट एंट्री है वो फर्स्ट के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये 3 और 2 तो बराबर नहीं है, मतलब ये कॉलम रो के बराबर होने चाहिए। तो ये कॉलम और ये रो बराबर नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी, बी के जो कॉलम हैं वो नंबर ऑफ रोज ऑफ ए के बराबर नहीं है। तो देयरफॉर बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, बी ए एग्जिस्ट ही नहीं करता, बी ए एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, और आगे चलते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो बच्चों इसमें मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया है ए एंड बी आर 2 स्क्वायर मैट्रिसेस, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ट्रू और फॉल्स। इसी तरह माइनस के लिए भी दी है आइडेंटिटी। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बच्चों नंबर की तरह नहीं होता, ध्यान रखना है। अगर ये नंबर्स होते तो हमें तो पता ही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये फॉर्मूला फॉलो करता है, वहाँ ट्रू हो जाता। लेकिन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नंबर की तरह नहीं होता, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या मतलब है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब है ए प्लस बी का मल्टीप्लिकेशन ए प्लस बी के साथ। ठीक है, तो ये कैसे चलेगा, ए जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए से मल्टीप्लाई हुआ ए स्क्वायर, ए बी से मल्टीप्लाई हुआ ए बी, ऑर्डर ध्यान रखेंगे, जो पहले आ रहा है उसे पहले लिखेंगे, प्लस अब बी की बारी है, बी ए से मल्टीप्लाई हुआ बी ए, और जब बी बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर। अब ये दोनों हमारे बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ये जो ए बी है, तो इफ़ ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, अगर ये दोनों बराबर नहीं है, ऐसा भी हमने देखा है ये दोनों बराबर हो ना हो, इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है ए बी निकल जाए लेकिन बी ए ना निकले, अभी देखा है हमने। तो ये फॉर्मूला है हमारा मैट्रिक्स के लिए, ये नहीं है। ये तो तब हो सकता है कि व्हेन ए बी और बी ए दोनों बराबर आ जाएं, लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं, तो हम ये फॉर्मूला नहीं बोलेंगे। तो बच्चों ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ऐसा ट्रू नहीं है। ऐसा एक ही कंडीशन में ट्रू होगा जब ए बी और बी ए बराबर हो जाए। सिमिलरली ये भी फॉल्स फॉर्मूला है। माइनस के लिए हमारा फॉर्मूला होगा, माइनस में क्या होगा, माइनस में यहाँ पे माइनस रहेगा और यहाँ पे माइनस रहेगा, तो ये भी हमारा फॉल्स फॉर्मूला है, फॉल्स फॉर्मूला है। अब एक और चीज़ यहाँ पर यह है कि जैसे हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं a इंटू बी और ये जीरो आ जाता है, नंबर की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इनमें से कोई एक जीरो होगा या दोनों ही जीरो होंगे। जैसे मैं 2 इंटू 3 करूँ तो ये जीरो तो कभी भी नहीं आ सकता, दोनों कैसे नंबर हैं, नॉन जीरो। जीरो प्रोडक्ट आने के लिए एक को जीरो होना पड़ता है। जैसे मैं कर दूँ 0 इंटू 4 तो जीरो आ जाएगा, या 5 इंटू 0 दूसरा वाला तो जीरो आ जाएगा, या 0 इंटू 0 तो भी जीरो आ जाएगा, है ना। तो दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो कब होता है, जब उनमें से कोई एक जीरो हो, अदरवाइज कभी भी जीरो नहीं होगा। लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा नहीं हो सकता। मैट्रिसेस में क्या होता है, इफ़ ए एक मैट्रिक्स है जो कि जीरो नहीं है, जीरो मैट्रिक्स नहीं है, बी एक मैट्रिक्स है वो भी जीरो नहीं है, देन इट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ए इंटू बी हमारी जीरो मैट्रिक्स आ जाए, ए इंटू बी क्या आ जाए, जीरो मैट्रिक्स आ जाए। तो कभी कभी क्वेश्चन बोलता है, कहता है इफ़ a इंटू बी इक्वल टू ज़ीरो देन इट इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू ज़ीरो। दूसरा कहता है और b इक्वल टू ज़ीरो, और मे बी बोथ नॉट ज़ीरो, दोनों मैट्रिक्स ज़ीरो नहीं है। तो ये तो बच्चों फॉल्स है, क्योंकि अगर a इंटू बी हमारा ज़ीरो आ जाए तो ऐसा हो सकता है कि दोनों में से कोई ज़ीरो ना हो लेकिन प्रोडक्ट जीरो आ जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, है ना। एक मैट्रिक्स मैंने ले ली a इक्वल टू, सपोज मैंने ले ली 1 1 1 1, और एक मैट्रिक्स मैंने b ले ली, मैंने यहाँ पे ये मैं ले लेता हूँ 1 -1 -1 1। तो दो मैट्रिक्स हमने ऐसी ले ली, सिंपल ये इस हिसाब से ली हैं कि उनका प्रोडक्ट जीरो आ जाए। तो जैसे मैं ए बी निकालता हूँ तो 1 1 जा 1 और 1 इंटू -1 -1, तो ये तो 1 -1 होगी इसकी पहली एंट्री, रो इंटू कॉलम, फिर रो इंटू कॉलम, 1 इंटू -1 1,
1 1 जा 1, ये प्लस हो जाएगा। इसी तरह ये +1, ये -1, ये -1, ये +1। तो ये हम देख सकते हैं ये सब क्या आ गया, 0 0 0 0 आ गया। तो यहाँ पर ना तो A हमारी जीरो मैट्रिक्स है, ना ही B जीरो मैट्रिक्स होती है जिसकी सारी एंट्री जीरो होती हैं। अगर एक भी एंट्री जीरो नहीं है तो उसे जीरो मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे, है ना। जैसे मैं एक X मैट्रिक्स लिख दूँ 0 0 0 1, तो ये भी बच्चों हमारी जीरो मैट्रिक्स नहीं है। जीरो मैट्रिक्स होती है जिसकी सारी एंट्री जीरो होती हैं। तो हमने यहाँ पे देखा हमारी A मैट्रिक्स जीरो नहीं है, B भी जीरो नहीं है, यहाँ पर ये भी जीरो नहीं है और A मैट्रिक्स भी जीरो नहीं है, बट A B कितना आया, ए बी जीरो मैट्रिक्स आया। तो क्वेश्चन में हमें बोला था अगर ए बी जीरो है तो क्या ये ज़रूरी है कि ए जीरो और बी जीरो, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर ए ज़ीरो ना हो और बी भी ज़ीरो ना हो तो ए बी ज़ीरो आ सकता है। तो यही है मे बी बोथ नॉट ज़ीरो, ऐसा भी हो सकता है दोनों ज़ीरो ना हो। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर ए बी का प्रोडक्ट जीरो आ गया तो ए जीरो होगा और बी जीरो होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो आ सकता है। अगला एक इसमें आता है कि पावर ऑफ मैट्रिक्स। पावर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालना है, तो पावर ऑफ मैट्रिक्स निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। पावर हम तभी निकाल सकते हैं किसी मैट्रिक्स की जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब उसमें रो और कॉलम बराबर हों। जैसे मान लो मेरे को एक मैट्रिक्स दी है 2 3 4 5, ठीक है, ये दी है। सपोज मेरे पे स्क्वायर ना होती, रेक्टेंगल में क्यों नहीं निकल सकता भाई, ऐसी मैट्रिक्स में क्यों नहीं निकल सकता, तो मैं बता देता हूँ। 2 1 3 2 -1 0, ये एक मेरी मैट्रिक्स है ए। और फिर से मैं इसको लिख लेता हूँ 2 1 3 2 -1 0। तो अगर मुझे ए स्क्वायर निकालना है, जैसे पावर बोली ना, ए की पावर 2 निकालनी है, इंटीग्रल पावर होती है, मतलब पॉजिटिव पावर की बात होती है नेचुरल नंबर में। हाफ पावर का कोई मीनिंग है नहीं इसमें, मैट्रिक्स में हाफ कैसे करेंगे। तो ए स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों 2 3 4 5, इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है, उस मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर स्क्वायर है तो ठीक है, 2 एंट्री ऐसे 2 एंट्री ऐसे। इसके रो देखो 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 बाई 2 की, तो कॉलम और रो बराबर हो जाएंगे, 2 ही रो 2 कॉलम। कितनी कॉलम है, 1 2, रो कितनी है 1 2। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर वो स्क्वायर ना हो तो इसमें कॉलम कितने हैं 1 2 3, इसमें रो कितनी है बच्चों 1 2। तो यहाँ देखो अगर मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर नहीं है तो ए स्क्वायर मीनिंगलेस हो जाएगा, या बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये नेसेसरी कंडीशन हुई एक और कि किसी मैट्रिक्स की पावर तभी निकल सकती है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो बहुत सारी चीज़ें हम इसमें देख रहे हैं कि क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो किसी मैट्रिक्स की पावर हम कब फाइंड कर सकते हैं, जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, है ना। तो ए की पावर n वेयर n ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, 1 से बड़ा है, जो है n जो है हमारा, ये जो है ये 1 से बड़ा है ना। 2 पावर निकालेंगे, 3 पावर निकालेंगे, 4 पावर निकालेंगे, ये भी लिख देंगे n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। एग्जिस्ट, ये तभी एग्जिस्ट करेगा ओनली ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स होने का मतलब उसके रो और कॉलम बराबर हो, तब ए स्क्वायर निकालने में कोई दिक्कत नहीं। और निकलेगा कैसे भाई, उसको 2 बार लिख लो और फिर मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4, 3 4 जा 12, तो 4 + 12 पहली रो पहला कॉलम। 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 6 + 15। और फिर 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 8 + 20। और फिर 4 3 जा 12, 5 5 जा 25। तो ये हमारा आ गया रिजल्ट, जो भी आएगा जो ऐड करके। तो हम ऐसे ए स्क्वायर निकाल सकते हैं, जैसे इसे जोड़ लेते हैं, क्योंकि अभी मैं ए क्यूब पे जाऊँगा। तो 16 21 28 और ये 37। इसी तरह अगर मुझे ए क्यूब निकालना होता तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए क्यूब निकालने के लिए या तो मैं ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ऐसे, या फिर ए स्क्वायर पहले लिख दो, ए को बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। सेम पावर की जो मैट्रिक्स होती है, सेम मैट्रिक्स, वो कॉम्यूट करती हैं, उसमें किसी भी पावर को पहले लिख दो, फर्क नहीं पड़ता। तो इसको फिर मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए क्यूब आ जाएगा, पावर 1 की मैट्रिक्स, और ये पावर 2 की मैट्रिक्स, भाई ये पावर 2 आई थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हम कोई भी पावर निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम कोई भी पावर मैट्रिक्स की निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस पे कुछ प्रॉब्लम देखते हैं पावर ऑफ अ मैट्रिक्स पे।
देखो बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में, कई बार पूछा जाता है। हमें एक मैट्रिक्स दे दी ए और ये बोला है शो दैट कि ये जो वैल्यू आएगी इस पूरे की, ये जीरो मैट्रिक्स के बराबर आएगी। तो पहले हमें इसमें ए स्क्वायर निकालना है, फिर हम सारी वैल्यू यहाँ रख देंगे और वेरीफाई करेंगे। तो पहले हम निकालेंगे ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा? ए स्क्वायर होता है बच्चों ए इंटू ए। तो ए मैट्रिक्स को 2 बार लिख देंगे, 1 2 2 2 1 2 2 2 1। इसी को दोबारा लिख देंगे, 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ठीक है। अब प्रोडक्ट कैसे करना है? मैं डायरेक्ट लिखूंगा प्रोडक्ट, 1 1 जा 1, ठीक है, प्लस 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। तो 2 बार 4 आ गया। रो इनटू कॉलम, ध्यान रखना है रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिख देता हूँ, पहली रो को पहले कॉलम से कर दिया, पहली रो दूसरे पे चलेगी। तो 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 2 2 जा 4। सिमिलरली पहली रो तीसरा कॉलम, तो ये 2 ये 4 और ये 2, तो 2 प्लस 4 प्लस 2। तो पहली रो मल्टीप्लाई हो चुकी है सबसे। तो अब हमारा काम है दूसरी रो को मल्टीप्लाई करना। ये दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम। तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो 2 प्लस 2 प्लस 4 आ जाएगा। सिमिलरली 4 प्लस 1 प्लस 4, तो 4 प्लस 1 प्लस 4। थर्ड पे जब जाएंगे 4 प्लस 2 प्लस 2, तो 4 प्लस 2 प्लस 2। फाइनली थर्ड रो स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड रो पहला कॉलम, तो थर्ड रो पे आएंगे 2 प्लस 4 प्लस 2, 2 प्लस 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 प्लस 2, 4 प्लस 2 प्लस 2, और फाइनली लास्ट में जब हम जाएंगे तो हमें मिलेगा 4 प्लस 4 प्लस 1। तो इन सबको जब ऐड करेंगे तो हम देख सकते हैं कि ए स्क्वायर हमारा कितना आ रहा है। पहले में आ रहा है 9, दूसरे में 8, फिर 8, फिर यहाँ पर 8, फिर 9, फिर 8, फिर यहाँ पर 8 और 8 और 9। तो ये तो बच्चों हमारा ए स्क्वायर आया। ठीक है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? जिसकी वैल्यू निकालनी है तो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 9 8 8 8 9 8 8 8 9 माइनस 4a। तो माइनस एज इट इज, माइनस का साइन यहीं पे। 4a का मतलब है जो मैट्रिक्स ए है, जो मैट्रिक्स ए है इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सारी एंट्री को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 1 जा 4, 8, 4 2 जा 8, 8, यहाँ पर 8 4 8 और 8 8 4। ठीक है, ये हमारा हो गया -4 है। फिर ये माइनस और 5i। तो 5i का मतलब है बच्चों 5 और i मैट्रिक्स होती है, क्योंकि सारी 3x3 की मैट्रिक्स है, 3x3 की। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होती है, मैंने बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल में 1 हो और बाकी सब 0 हो, तो इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 5 हो जाएगा, बाकी सब 0, ये भी 5 ये भी 5। तो 5 का मतलब है 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब ये कैसे एडिशन होगा इसका? ये पहली एंट्री 9, इसकी पहली एंट्री माइनस होगी तो ये -4 हो जाएगा। ये माइनस का मतलब है ये -4 कर देंगे। इसमें भी पहली एंट्री माइनस होगी ये, तो ये पहली एंट्री बनी। फिर 8 -8 और वहाँ तो बच्चों 0 है तो वो 0 लिख दो। 0 लिखना चाहो लिख दो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो। फिर तीसरी एंट्री 8 -8 और वहाँ पे तीसरी एंट्री भी 0 है। इसी तरह ये भी 8 -8 और यहाँ पे सेकेंड एंट्री में आएगा 9 -4 -5, ये सेकेंड कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री। फिर ये हो जाएगा 8 -8 यहाँ पे, और सिमिलरली यहाँ पर भी हमारा 8 -8 8 -8 और यहाँ 9 -4 -5। तो हम यहाँ देख सकते हैं ये 9 -9 हो जाएगा 0, ये सब 0 हो जाएंगे बच्चों, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये हमारी 0 मैट्रिक्स आ गई। ठीक है ना। 9 माइनस करना है इस 4 को, 9 - 4 5 और फिर इस 5 को दोबारा माइनस करना है, तो 0 हो गया इस तरीके से। तो ये हमें शो करना था। आगे चलते हैं। तो बच्चों मैंने मैट्रिक्स
प्रोडक्ट पे कुछ प्रॉपर्टी लिखी हैं जो मैट्रिक्स प्रोडक्ट सेटिस्फाई करती है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैट्रिक्स प्रोडक्ट जो है कॉम्यूटेटिव नहीं होता, मतलब ए बी इक्वल टू बी ए ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी आ भी सकता है कभी नहीं भी आ सकता। प्रॉपर्टी तब बनती है जब हमेशा आए, तो हमेशा तो नहीं हो रहा। जैसे नंबर में क्या होता है, कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लाई ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है, ए बी इंटू बी ए हमेशा होता है। 3 इंटू 2 करो, 2 इंटू 3 करो, 5 इंटू 2 करो, 2 इंटू 5 करो। तो नंबर का प्रोडक्ट तो कॉम्यूटेटिव होता है, लेकिन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो मैट्रिक्स प्रोडक्ट इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव इन जनरल। हाँ, अगर कोई दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट बराबर आ जाता है, ए बी इक्वल टू बी ए हो जाता है, तो इस केस में हम ये बोलते हैं कि ए और बी एक दूसरे से कॉम्यूट करती हैं। तो ए एंड बी आर कॉम्यूट विद ईच अदर। अगर ए मैट्रिक्स ए बी किसके बराबर आ जाए, बी ए के बराबर आ जाए। कभी कभी ए बी का प्रोडक्ट उसके नेगेटिव के बराबर आ जाता है, तो इस केस में हम बोलते हैं एंटी कॉम्यूट। अगर ए बी इक्वल टू बी ए आ जाए तो बोलेंगे ए एंड बी आर कॉम्यूट विथ ईच अदर। अगर ए बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी आ जाए तो इस केस में हम बोलेंगे ए एंड बी आर एंटी कॉम्यूट विद ईच अदर। और अगर दोनों बराबर ही नहीं आ रहे तो उस केस में बोलते हैं नॉट कॉम्यूटेट विद ईच अदर। अगली जो प्रॉपर्टी है उसमें हमारी है एसोसिएटिव। तो अगर हमारा ए इंटू बी इंटू सी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब पहले ये हमारा ये एग्जिस्ट कर रहा है और साथ ही साथ ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों वैल्यू हम निकाल पा रहे हैं, तो फिर ये दोनों हमेशा बराबर होंगी। ठीक है, ये दोनों क्या होंगी, हमेशा बराबर होंगी। मतलब मैट्रिक्स प्रोडक्ट जो है वो एसोसिएटिव होता है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव, कि उसके मल्टीप्लिकेशन पे ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ेगा अगर एग्जिस्ट करता है। तो मैट्रिक्स प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, एसोसिएटिव होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी है, जैसे नंबर सिस्टम में होता है वैसे ही ये जो प्रोडक्ट है ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करके निकाल सकते हैं, बांट के निकाल सकते हैं। ए को बी से मल्टीप्लाई कर दो प्लस बी को सी से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें कौन डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये जो मल्टीप्लाई है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। देखो एक बार यहाँ आ गया और एक बार यहाँ आ गया, पहले तो एक ही बार था, है ना, लेकिन ये किसके साथ आ रहा है, ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी। तो ये जो हमारा डॉट है, ये जो मल्टीप्लाई है, ये प्लस के दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इसलिए इसका नाम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो मैट्रिक्स इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करती हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी हमने अभी देखी थी पीछे कि अगर ए बी का प्रोडक्ट जीरो आ जाए, ए इंटू बी जीरो आ जाए, तो हम ये नहीं कह सकते इट डज नॉट इम्प्लाइज। इसका मतलब है, ये जो साइन मैंने एरो बना के काटा है, इसका मतलब है डज नॉट इम्प्लाइज, कि ऐसा नहीं है कि ए जीरो हो या फिर बी जीरो। ये दोनों जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी, हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते, हमें नहीं पता कि होंगे कि नहीं होंगे। तो इन जनरल अगर ए बी इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स आती है, नल मैट्रिक्स आती है, तो ए इक्वल टू नल मैट्रिक्स हो सकता है या बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लास्ट वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ए भी डायगोनल मैट्रिक्स है और बी भी डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए आप मेरा पार्ट 2 देख सकते हैं, मैंने बताया है, सॉरी पार्ट 1 में डायगोनल मैट्रिक्स बताई है क्या होती है। तो डायगोनल मैट्रिक्स को हम सिंपल ऐसे लिख देते हैं। सपोज जैसे मैं लिखता हूँ ए मेरी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, 1 2 3 और यहाँ 7, कुछ भी लिख दो, चलो यहाँ 4 लिख दो। एक और मैट्रिक्स है बी, ये भी डायगोनल है, तो डायगोनल मैट्रिक्स को सिंपली ऐसे लिखते हैं हम, 2 -3 1 और 4। ये मेरी दो डायगोनल मैट्रिक्स हैं। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, मैं बता चुका हूँ, डायगोनल मैट्रिक्स को हम केवल डायगोनल एंट्री लिखनी होती है और बाकी सब जीरो होता है। तो पहली वाली डायगोनल एंट्री, फिर 0 0 0, क्योंकि 4 हैं तो 4 तक जाएगा। फिर ये दूसरी डायगोनल एंट्री, ये होता है हमारा डायगोनल, फिर 0 0 3 0 तीसरी डायगोनल एंट्री और 4 0 0। तो जब इसमें हमारी केवल डायगोनल एंट्री ही है तो हम डायगोनल एंट्री को या डायगोनल मैट्रिक्स को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं। इसी तरह बी का क्या मतलब है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ बस। इसकी पहली डायगोनल एंट्री 2 है, फिर 0 0 0 0 -3 1 और सॉरी यहाँ पे 0 और यहाँ 0, फिर ये तीसरी एंट्री है 1 और फिर 0 0 0 4। तो ये हमारी दो मैट्रिक्स हो गई ए और बी। ये डायगोनल थी तो इसलिए हम डायगोनल को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना, सिंपली हम ऐसे लिख देते हैं। तो इस केस में क्या है, वैसे तो हमें पता है कि a इंटू बी बी ए के बराबर नहीं होता हमेशा मैट्रिक्स में, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये बराबर हो, लेकिन अगर ये दोनों डायगोनल मैट्रिक्स हैं तो ए बी इक्वल टू बी ए हमेशा आएगा। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स आपस में कॉम्यूट करती हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या करती हैं, आपस में कॉम्यूट करती हैं। और ये वैल्यू आएगी कितनी, ये वैल्यू कितनी आएगी,
ये वैल्यू निकालना बहुत आसान है डायगोनल के केस में। आप सिंपल क्या करेंगे, डायगोनल को डायगोनल से मल्टीप्लाई कर देंगे और कुछ नहीं करना। देखो ये इंटू ये करेंगे तो 1 इंटू 2 आएगा, केवल 2, बाकी सब 0 0 ऐड होगा, बाकी सब 0 चलेगी बच्चों। तो केवल डायगोनल में डायगोनल मल्टीप्लाई होगी, यही बनेगा रिजल्ट और कुछ नहीं बनेगा। यहाँ पे 0, फिर 4 इंटू -3 12, फिर 0 0, फिर 0 0, 3 इंटू 1 3, फिर 0, फिर 0 0 0 और 7 इंटू 4 28। तो डायगोनल मैट्रिक्स का हिसाब बहुत सिंपल है कि उनकी डायगोनल एंट्री सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम इसे सीधा यहाँ से भी निकाल सकते थे। अगर मुझे ए बी निकालना है तो वो क्या आएगा, वो आएगा डायगोनल, और आएगी ये भी डायगोनल मैट्रिक्स। 1 इंटू 2 2, 4 इंटू 3 माइनस का 12, 3 इंटू 1 3 और 7 4 जो 28। यही ए बी आएगा बच्चों और यही बी ए आएगा, दोनों बराबर आएंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है डायगोनल मैट्रिक्स क्या करती हैं, आपस में एक दूसरे से कॉम्यूट करती हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।